बिजनेस स्टडीज विद ट्विंकल शर्मा। तो आज जो हम करेंगे, आज हम अपने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं जो हमने अभी तक वन शॉट वीडियोस में 1 to 8 चैप्टर कंप्लीट करे थे। ठीक है, तो आज वही चैप्टर्स हम सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे जहां पे मैं आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ देती रहूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा नेचर और सिग्निफिकेंस, जो हमारी मैनेजमेंट की बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है। ठीक है, इस चैप्टर में देखते हैं फीचर्स से पहले एक बार आपको मीनिंग भी बता देती हूँ कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग की मैं बात करती हूँ कि मैनेजमेंट का जो मतलब होता है, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप लोग क्या करते हो मैनेजमेंट में? आप कहते हो मैम एक ये प्रोसेस होता है जहां पे हम स्टार्टिंग करते हैं प्लानिंग से, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, फिर स्टाफिंग करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, फिर क्या आता है स्टाफिंग और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, फिर आती है आपकी डायरेक्टिंग, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आता है आपका कंट्रोलिंग। तो आपने जो प्रोसेस बोला, ठीक है, उसको आप मैनेजमेंट भी बोलते हो। अगर आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद ना होती हो तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है आपके पास, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं उसके फीचर्स पे। ठीक है, मैनेजमेंट करती क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या है, तो उसमें आप बोलते हो परवेसिव है, राइट। परवेसिव का मतलब क्या होता है, इट इज अवेलेबल एट एवरी लेवल, ठीक है, हर लेवल पे आती है और हर डिपार्टमेंट में भी होती है। आपके हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी पर्सनल लाइफ में भी मैनेजमेंट है, ठीक है, अगर आप टीचर हो वहां पे भी आप मैनेज करते हो अपनी सारी चीजों को, अगर आप किसी कंपनी में हो, ठीक है, किसी भी लेवल पे हो, टॉप लेवल पे हो, मिडिल पे हो, लोअर पे हो, तो आपको वहां पे हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट कहते हो कॉन्टिन्यूस है, क्या प्लानिंग करके छोड़ दोगे काम को, या फिर लास्ट तक डिसीजन ले लिया, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि आप छोड़ दोगे, नहीं, आप दोबारा से उस काम को दोबारा से स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, दैट इज द कॉन्टिन्यूस। फिर नेक्स्ट बोलते हो गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मीन्स मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करने में। ठीक है, नेक्स्ट ये तो मल्टी डायमेंशन है। मल्टी डायमेंशन मीन मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही हो, ठीक है, इट इज एट एवरी प्लेस। ठीक है, आप हॉस्पिटल में चले जाओ वहां दिखती है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में देख लो वहां पे दिखती है, तो यू कैन से इट इज अ मल्टी डायमेंशन। नेक्स्ट बोलते हो ग्रुप एक्टिविटी। एक सिंगल पर्सन ही खाली मैनेज नहीं कर सकता, उसके साथ सबको काम करना पड़ता है। अगर टॉप मैनेजमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है तो मैनेजर उसको फॉलो करता है। ठीक है, जब मैनेजर उसको फॉलो करेगा तो फिर वो आगे अपने सबऑर्डिनेटर्स को भी देगा उसको काम करने के लिए, तो यू कैन से इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस बोलो या फिर आप फंक्शंस भी बोल सकते हो मैनेजमेंट के, दोनों सेम ही होते हैं। क्लियर, इसी के ऊपर ही आपके पूरे चैप्टर्स गिवन है। ठीक है, प्लानिंग पे भी चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग पे भी है, स्टाफिंग पे भी है, डायरेक्टिंग पे भी है और कंट्रोलिंग पे भी है। तो साथ साथ इसका मीनिंग भी देख लो और आगे जो चैप्टर्स आएंगे वहां पे मीनिंग तो देखो हो पता ही होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स वेयर यू आर डिसाइडिंग, जहां पे आप लोग क्या करते हो, डिसाइड करते हो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू एंड बाय हुम इट टू बी डन, कि आपको काम क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और इस काम को कौन करेगा, ये सब आप लोग प्लानिंग में देखते हो। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अब जो आपने पहले सोचा था उसके लिए सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करोगे, डिपार्टमेंट बनाओगे, ठीक है, फिर काम को बांटोगे, कौन काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो सब आप किस में देखते हो, ऑर्गेनाइजिंग में देखते हो। फिर उसके बाद आता है स्टाफिंग। अब आपने डिपार्टमेंट तो बना लिए, रॉ मटेरियल जो चाहिए था सब कुछ काम कर लिया, बट काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो काम करने के लिए आप क्या करते हो, स्टाफिंग करते हो, आप अपने स्टाफ को हायर करते हो, ठीक है, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हो, वो सारा काम आपका स्टाफिंग में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है डायरेक्टिंग। अब जो जो आपने सोचा अब यहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है, काम करोगे कैसे, लीडर काम करवाएगा। ठीक है, लीडर की कौन कौन सी टाइप्स होती है लीडरशिप की, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हो, बात करते हो, तो बात करते भी कैसे हो, फॉर्मल वे में करते हो या इनफॉर्मल में करते हो। अगर एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो उससे काम कैसे करवाओगे, मोटिवेशनल या फिर मैं बोल सकती हूँ मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी। ठीक है, मोटिवेट करोगे एम्प्लॉय को तो कैसे करोगे, वो आप डायरेक्टिंग में देखते हो। और कंट्रोलिंग में क्या करते हो, आपने जो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करा था, जो आपने सोचा था कि आपको अपने एम्प्लॉय से करवाना है, अब वो आप यहाँ पे चेक करोगे कि अकॉर्डिंग टू दैट आपने काम किया या फिर आपने काम नहीं किया। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप प्रोसेस भी बोल सकते हो और आप फंक्शंस भी बोल सकते हो कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजमेंट काम क्या करती है। जब मैनेजमेंट काम करना शुरू करती है तो सबसे पहले वो सोचती है, प्लान्स बनाती है,
स्टैंडर्ड सेट करती है, अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनाइजिंग बता दिया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कह रहे भाई ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? ठीक है, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोसेस देख लिया, फंक्शंस देख लिया, फीचर्स देख लिए, अब भाई रीजन क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी मैनेजमेंट का? तो कह रहे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हर एक कंपनी का ना अपना कुछ मोटिव होता है। ठीक है, मैं सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? ठीक है, उससे क्या होगा, मेरी कंपनी सर्वाइव कर सके लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, ग्रोथ हो मेरी कंपनी की, एक्सपैंड करूं मैं अपनी कंपनी को, प्रॉफिट हो मेरी कंपनी को बहुत ज्यादा। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, जहां पे हम उनकी सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट की बात करते हैं। और सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करूं, इट मीन्स सम कमिटमेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सोसाइटी और टू द पीपल। कह रहे कुछ कमिटमेंट्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी सोसाइटी के टूवर्ड्स कर रखी है। करेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी टाइम से दे रहे हो या नहीं दे रहे। ठीक है, उनको गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवा रहे हो या नहीं करवा रहे। ठीक है, उनको टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो या नहीं करवा रहे। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं आपके मैनेजमेंट के। करेक्ट। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बहुत ज्यादा। जो आपका चैप्टर 1 है उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट आएंगे आपके प्रोसेस में से। ठीक है, कि प्रोसेस या फिर फंक्शन पूछा जाता है कि कौन सा फंक्शन है और उसके फीचर्स बताओ, या उसके बारे में आपको बताना पड़ता है। ठीक है, जो पैराग्राफ दे रखा होता है वहां से आप इंपॉर्टेंस तो निकाल लोगे, फीचर्स तो ढूंढ लोगे, बट डिफिकल्टी कहाँ पे आती है, आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, कि प्रोसेस में से कौन सा स्टेप आप लोग यूज कर रहे हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट। आपको देखो मैंने आपको टॉपिक दे दिया जो आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में से बहुत रेयर चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, बट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये भी सबसे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, फर्स्ट आती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहां पे मेरे सारे शेयर होल्डर्स हो गए। ठीक है, और कौन कौन आएगा, मेरे सीईओ हो गए। ठीक है, मिडिल लेवल पे जो उनके अंडर काम करेंगे। ठीक है, फिर लोअर लेवल पे जो मैनेजर के भी अंडर काम करते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल पे आप लोग क्या बोलते हो, कह रहे जितने भी डिपार्टमेंट में हमारे मैनेजर होते हैं ना, वो सारे मिडिल लेवल में आते हैं। ठीक है, टॉप लेवल में कौन कौन आता है, आपके सीईओ हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ये सारे आपके टॉप लेवल में आते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपका जनरल मैनेजर होता है वो कहाँ पे आता है, तो सर वो भी आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा। तो एक बार देख लेते हैं इसको। टॉप लेवल मैनेजमेंट मीन कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरमैन, जहां पे चेयरमैन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं एंड जनरल मैनेजर होते हैं। ये मैंने हाईलाइट इसीलिए ही करा है क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि जो मैनेजर्स है ना वो हमारे सारे मिडिल लेवल में आते हैं, बट जनरल मैनेजर आपका टॉप लेवल में आता है। बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, सीईओ हो गए, सीईओ की फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सारे लोग आपके टॉप लेवल में आते हैं। अब इनका काम क्या होता है भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सबसे ऊपर है, क्या करेगी, आपके लिए पॉलिसीज बनाएगी, कुछ गाइडलाइंस प्रिपेयर करेगी, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाएगी, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट। नेक्स्ट कहते हैं एज वेल एज प्रोवाइडिंग द लीडरशिप एंड द डायरेक्शन फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपकी टाइप आती है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मतलब फर्स्ट पे आपके आगे टॉप लेवल। ठीक है, सेकंड पे आपकी क्या आती है, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मतलब जो टॉप लेवल के अंडर काम करती है। ठीक है, इट मींस द टॉप लेवल इज द सुपीरियर। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि ये सुपीरियर है। और जो आपकी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल बोलूं, यहाँ पे जो मैनेजमेंट में आएंगे आपके मैनेजर्स वगैरह आएंगे, वो सब टॉप लेवल के क्या हुए, सबऑर्डिनेटर्स हुए। ठीक है, द मिडिल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट फंक्शन डिपार्टमेंट्स और हेड। कह रहे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के हेड इंक्लूड होते हैं। लाइक आपका हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, परचेज मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, पर्सोनल मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर्स हो गए, ये सारे आपके मिडिल लेवल में आते हैं। ठीक है, दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल
ठीक है, ये क्या करते हैं, ऊपर से जो जो इनको रूल्स मिलते हैं ये पहले ये खुद अडॉप्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये वही रूल्स रेगुलेशन लोअर लेवल को एक्सप्लेन करते हैं कि आपको यही इन्हीं सारे क्राइटेरिया पे आपको काम करना है। तो ये क्या करते हैं मिडिल लेवल वाले, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनके लोअर लेवल वालों की वो ऊपर तक पहुंचाते हैं, और ऊपर का जो भी मैसेज होता है ये सब लोअर लेवल को देते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं लोअर लेवल। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ कौन कौन आता है, फोरमैन, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, सुप्रीडेंट्स एंड द अदर मैनेजर हु हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द ओवर द ऑपरेटिव एम्प्लॉयज। कह रहे हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो डायरेक्टली अब एम्प्लॉय से काम करवाते हैं, वो सारे हमारे लोअर लेवल में आते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें ऑलमोस्ट कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपकी आर्ट है या फिर आपकी साइंस है। ठीक है, या फिर वो दोनों है या फिर वो प्रोफेशन है। आपको एक केस स्टडी दे रखी होगी या इसका क्वेश्चन आता तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो आर्ट है या फिर साइंस है। ठीक है, आपको इसके ऊपर रीजन देना पड़ता है कि वो आर्ट है या फिर साइंस है। तो हम लोग बोलते हैं इसका आंसर यही निकल के आता है, जो आपकी मैनेजमेंट होती है ना वो दोनों होती है, वो आर्ट भी है एज वेल एज इट इज साइंस ऑल्सो। रीजन देख लेते हैं एक बार, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। आप साइंस क्यों बोलते हो, कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, यहाँ पे हमने जो पढ़ा है एग्जैक्ट वैसे ही हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कहते हैं हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप, ऐसे किसी के कहने पे हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। ठीक है, कह रहे हैं हम पूरे कॉज देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फिर कहते हो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब इट इज एप्लीकेबल एट द एवरी लेवल, तो इसलिए आप इसको साइंस बोलते हो। बट आप इसको आर्ट क्यों बोलते हो, कह रहे जो जो आपने यहाँ पे अभी पढ़ा है ना, अब वो सब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सीखोगे। ठीक है, जैसे अब आप 12th के बाद बीबीए करते हो या फिर आप एमबीए करते हो, तो वहां पे आपको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है कि मैनेजमेंट होती क्या है। बट जब आप जॉब करते हो ना, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, जो जो आपने सीखा आप उन्हीं स्किल्स को यूज करते हो अपनी कंपनी में। इट मीन्स आपने सीख लिया, ठीक है, आपने कॉज इफेक्ट सब देख लिया, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ले ली, एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, बट अब आप क्या करोगे, उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई करना सीखोगे। कैसे करोगे, ठीक है, इट इज अ क्रिएटिविटी, पर्सनल स्किल्स है, ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज तो है, बट साथ में आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, प्लस परफेक्शन थ्रू द प्रैक्टिस। और आपको ये तभी आएगा जब इसको बार बार प्रैक्टिस में लेके आते हो। ठीक है, अब कह रहे हैं मैनेजमेंट को ना हम एज अ प्रोफेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा एमबीए का कोर्स होता है, सीए हो गई, ये सारे हमारे स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना। अगर आप कंपनी में कोऑर्डिनेट करके नहीं चलते हो तो क्या होता है, आपका कोई भी काम टाइमली कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मीन्स जहाँ पे आप सबको कोऑर्डिनेट करके चलना होता है, हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है, वही आपकी कोऑर्डिनेशन होती है। करेक्ट। उसके फीचर्स की बात करूँ तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक बार कर ली, दूसरी बार नहीं करोगे तो क्या काम आपका होगा, नो। ठीक है, परवेसिव फंक्शन है, इट इज एट एवरी लेवल, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। कह रहे हैं मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगर एम्प्लॉय साथ में काम नहीं कर रहे, अगर कहीं पे लैक आ रहा है वर्क में, तो मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हो इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स। सिर्फ खाली मैनेजर से तो काम नहीं होगा ना, सबको मिलके काम करना पड़ता है, सबके एफर्ट्स मैटर करते हैं। ठीक है, कहते हैं अवॉइड द कंफ्यूजन, और कोऑर्डिनेशन होगी ना तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी वर्क की। ठीक है, इसका मतलब एक ही पर्सन को दो दो काम नहीं करने पड़ेंगे, वेस्ट नहीं होगा रिसोर्सेज का, टाइमली आपका वर्क कंप्लीट होगा। इट मीन्स इट अवॉइड द कंफ्यूजन। तो आपका यहीं पे चैप्टर 1 खत्म होता है, जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए। एक आपको बता दिया कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो आर्ट है या फिर साइंस है, तो आप आंसर देते हो कि आपकी मैनेजमेंट आर्ट है और साइंस दोनों है, उसका रीजन बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि केस स्टडी आपकी लेवल ऑफ मैनेजमेंट से जरूर आती है, जहाँ पे आपको बताना होता है
कि आपकी केस स्टडी में कौन सा लेवल है, ठीक है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है या फिर लोअर लेवल है। उससे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो प्रोसेस पे आता है, जहां पे आप लोग बताते हो कि कौन सी केस स्टडी में से आइडेंटिफाई करते हो कौन सा फंक्शन है, कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है या फिर कंट्रोलिंग है। यहाँ पे सॉरी, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। आपका सेकेंड चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर नंबर 2। इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ ही बता देती हूँ। इसमें जो केस स्टडी आती है आपकी, या तो 14 प्रिंसिपल्स में से आएगी हेनरी फ्योल की, ठीक है। किसने दिया आपको प्रिंसिपल, कह रहे हो 2 तरह के हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब पता होना चाहिए आपको, इट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपको आपकी मैनेजमेंट में आपके एम्प्लॉयज को फॉलो करने ही पड़ते हैं, या फिर आपकी टॉप मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। विदाउट दैट यू कैन नॉट बी डू योर बिजनेस। सो सबसे पहला आता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब पहली चीज, हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। कौन से? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपके पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए हैं। आप बोलोगे हेनरी फ्योल ने दिए हैं। कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। कौन से प्रिंसिपल है? फर्स्ट आता है डिवीजन ऑफ वर्क, जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, काम को डिवाइड करते हो। कह रहे हो अगर मैनेजर अकेला ही काम करेगा ना तो उसको काम कंप्लीट करने में पूरा दिन लग जाएगा, और वही मैनेजर अगर अपने एम्प्लॉयज से काम करवाता है तो उसका वही टास्क 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, राइट। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी मीन्स पावर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स किसी को काम देना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कह रहे हैं आपको दोनों चीजें देनी पड़ेगी। एक, अगर आप किसी पर्सन को काम दे दो और पावर ना दो, क्या वो काम होगा? नहीं। कह रहे हैं अगर किसी को काम इतना थोड़ा सा दो और पावर बहुत ज्यादा दे दो तो काम हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, आपको दोनों इक्वल देनी पड़ेगी। इट मीन्स पावर शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इसमें से कोई एक भी ज्यादा होती है, ठीक है, या फिर एक भी चीज कम होती है ना, तो आपका काम नहीं हो पाता। नेक्स्ट कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो बहुत मैंडेटरी है, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलते हैं कि आप चाहते हो 1 बॉस हो, ठीक है, एक ही बॉस हो जो आपको कमांड दे, ठीक है। सिर्फ एक ही बॉस हो जो आपको बोले कि आपको ये काम करना है। एक बॉस है, उसके अंडर आप 10 बंदे दे दो, ठीक है, वो अच्छे से काम करवा लेगा। और वहीं आप बोलो कि आपके पास बॉस ही इतने सारे हैं, ठीक है। अब इतने सारे बॉस अगर एम्प्लॉयज को बार बार इंस्ट्रक्शन देंगे तो काम तो वहां पे कंप्लीट ही नहीं होगा ना। तो यूनिटी ऑफ कमांड में बोलते हैं कि आपको डायरेक्शन एक साइड से मिलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब सबको सेम डायरेक्शन में काम करना है। नेक्स्ट कहते हैं रेम्यूनरेशन, ठीक है। रेम्यूनरेशन मतलब एम्प्लॉयज की हायरिंग करवाना, ठीक है। हायरिंग कैसे करवाओगे? कहते हैं सही तरीके से होनी चाहिए, सबको सेम वेजेस रेट मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि एक पीएन है, ठीक है, और एक मैनेजर है, उसकी सैलरी सेम दो। नो, इट्स नॉट बी पॉसिबल। कह रहे हैं जिसके पास इक्वल स्किल्स हैं, ठीक है, दोज हु हैव द इक्वल स्किल्स, ठीक है, एंड दोज हु हैव द एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्लस किसके पास नॉलेज है, ठीक है। अगर किसी पर्सन के पास दोनों चीजें हैं तो आपको उसको सेम सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर केस स्टडी आपकी बहुत ज्यादा आती है। कहते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, एक लड़का है, उसकी नॉलेज सेम है, उसको नॉलेज है, एमबीए है उसकी, ठीक है, स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस सेम है 3 इयर्स का। वहीं एक लड़की आती है, ठीक है, वो भी जॉब कर रही है, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, बट उनको सैलरी कम दी जाती है बिकॉज शी इज अ गर्ल एंड ही इज अ बॉय। तो इस बिहाफ पे आप जो डिस्क्रिमिनेशन करते हो, कह रहे वो आपको नहीं करना है, सबको आपको इक्वल वेजेस प्रोवाइड करने। नेक्स्ट कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स आपकी पावर एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जब पावर किसी एक के हाथ में होती है तो क्या होता है? डिसीजन डिले हो जाते हैं, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लिए जाते। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या कहता है? कहते हैं हायरार्किकल प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए। अगर टॉप लेवल से मैनेजमेंट से बात करनी है तो डायरेक्टली एम्प्लॉय बात नहीं करेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? जो एम्प्लॉय है वो अपने मैनेजर को बताएगा, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जो मैनेजर है वो ऊपर उस बात को लेके जाएगा। इट मीन्स उनको
स्केलर चेन का मेथड यूज करना पड़ेगा। एक आपके पास आता है ऑर्डर, ठीक है, कहते हैं आपको सारी चीजें टाइमली प्रोवाइड करनी पड़ेगी या टाइमली सही जगह पे आपकी चीजें होनी चाहिए, वो सब आपको ऑर्डर में आता है। ठीक है, इक्विटी, सबको इक्वल लेके चलना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। ठीक है, जेंडर, कास्ट, रिलीजन के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक आपके पास और प्रिंसिपल आता है, वो आता है स्पिरिट डी कॉर्प। वहां पे कहते हैं कि आपका जो मैनेजर है उसको कभी भी अपने लिए आई का वर्ड यूज नहीं करना है। यू ऑलवेज हैव टू यूज द वी, कि हमने काम किया, मैंने काम नहीं किया, हमने काम किया। ठीक है, ये आपका स्पिरिट डिकॉप का प्रिंसिपल आता है। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये तो मैंने आपको बता दिया अभी तक, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जो आपको हेनरी फ्योल ने दिया है। टोटल आपके कितने प्रिंसिपल्स होते हैं? 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब ये आपको किसने दिए हैं? ये हेनरी फ्योल ने। और नेक्स्ट वाले प्रिंसिपल किसने दिए हैं? बताओ, इसका आंसर प्लीज मुझे बताना किसने दिया। करेक्ट। सो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग प्रिंसिपल, सॉरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल आता है, दैट इज द साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। कह रहे हैं साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को ना ऐसी इंट्यूशन आ रही है, ठीक है, या मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये चीजें होनी चाहिए। जो ये सारी बातें होती है ना, ये सब आप साइंटिफिक मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते। आप कहते साइंस है, जो आपने कॉज और इफेक्ट देखे है ना, उसको देख के आपको यहाँ पे उसको यूज करना है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है या फिर मेरे को ऐसी इंट्यूशन आ रही है, तो वो सब चीजें यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। इट इज अ साइंस। नेक्स्ट कहते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जो आपके टेलर है, ठीक है, FW टेलर हैं, जिन्होंने आपको प्रिंसिपल दिए हैं साइंस के, वो आपको बोलते हैं कि बिलीव दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट शुड बी कॉर्डिनल एंड कंप्लीटली हार्मोनियस। डिफरेंस बिटवीन द टू विल नेवर बी बेनिफिशियल टू ईदर साइड। ठीक है, मैनेजर एंड वर्कर्स शुड एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। इंपॉर्टेंट कह रहे जो मैनेजर है ना और जो उसके एम्प्लॉयज हैं, दोनों को ना एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैनेजर को लगता है जो उसके एम्प्लॉयज है ना वो काम नहीं करते, जो एम्प्लॉयज हैं उनको लगता है कि यार मैनेजर तो बस ऑर्डर देता रहता है, काम तो करता नहीं है। ठीक है, तो उनको ये चीज को रिमूव करना पड़ेगा। हार्मनी है, नॉट डिस्कॉर्ड, आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। ठीक है, कह रहे मेंटल रिवोल्यूशन लाओ, मतलब थोड़ा अपनी थिंकिंग में चेंज लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोलते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, कह रहे हैं कि कॉपरेट करके चलो, अकेले अपने लेवल पे मत रहो, या उसने वो काम नहीं किया या मैंने ये काम नहीं किया। जो आपने ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा है ना, इसी को इन्होंने यहाँ पे एक्सपैंड कर रखा है। ठीक है, इसी को और अच्छे से बता रखा है। इट इज सिमिलर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड बिलीव इन द म्यूचुअल कोलेबोरेशन। कह रहे आपस में ना काम करा करो, मिलके करा करो। ठीक है, बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। कह रहे कोई किसी से छोटा नहीं है। मैनेजर को ये नहीं सोचना चाहिए कि वर्कर्स छोटे हैं, मुझसे नीचे काम कर रहे हैं, और वर्कर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मेरा मैनेजर है, सारा काम वही करेगा। तो कह रहे आपस में आपको मिलके काम करना है। नेक्स्ट कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू गेट द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। कह रहे हैं अब एम्प्लॉय से काम करवाना है ना, तो उनको टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। पहली बात तो उनको हायर कर रहे हो आप, ठीक है, जब हायरिंग का प्रोसेस होता है तब आप उनकी स्किल्स नॉलेज के बिहाफ पे सिलेक्ट करते हो, बट बाद में आपको उनको टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है, ये तो आपके प्रिंसिपल्स हो गए ना, ये आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, अब टेक्निक्स है हमारी कुछ मैनेजमेंट की। आपके पास केस स्टडी ना साइंटिफिक मैनेजमेंट से इतने चांसेस नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आपके चांसेस बहुत कम है, बट टेक्निक्स में आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट से केस स्टडी आती है। ऑलमोस्ट जो केस स्टडी आपकी आती है ना, वो फंक्शनल फॉरमैनशिप से आती है या फिर वर्क स्टडी से आती है। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन से बहुत ही रेयर केस स्टडी आएगी। अगर आपकी केस स्टडी आई तो फंक्शनल फॉरमैनशिप से आएगी या फिर वर्क स्टडी से आएगी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन बता देती हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब जहाँ पे आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि इसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में बोलते हैं कि जितना हो सके ना काम को इजी तरीके से करा करो। ठीक है, जितना डिफिकल्ट लेके चलोगे वो काम उतना ही मुश्किल से होगा, तो आपको ट्राई करना है कि आपको सिंपल मेथड यूज करना है। नेक्स्ट कहते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप। सबसे फर्स्ट टेक्निक आती है फंक्शनल फॉरमैनशिप।
कि फंक्शनल फॉरमैनशिप आपकी क्या बोलती है, इसमें ना आपके दो तरह से मैनेजर डिवाइड कर देते हैं। फंक्शनल फॉरमैनशिप में बोलते हैं कि एक पर्सन कभी भी किसी काम में अच्छा नहीं हो सकता, तो हमने क्या करा, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आता है आपका प्लानिंग ऑफिसर और एक आता है आपका प्रोडक्शन ऑफिसर। जो प्लानिंग ऑफिसर होता है ना, जो यही सोचता है कि काम करवाना कैसे है, और प्रोडक्शन ऑफिसर एक्चुअल में काम पे फोकस करता है। ठीक है, और जो भी ये रूल्स रेगुलेशंस इनके लिए बन रहे हैं ना, ये सारे काम किस पे करेंगे, वर्कर्स पे। ठीक है, जैसे रूट क्लर्क है, रूट का मतलब क्या होता है, किसी को रास्ता दिखाना। ठीक है, तो रूट क्लर्क क्या करता है, आपको एक रोड मैप दे देता है जिसके अकॉर्डिंगली जिस रास्ते पे चल के आपको काम करना होता है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको काम करना कैसे है। ठीक है, फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो देखता है कि आप काम जो करवाओगे अकॉर्डिंग टू टाइम आपको करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसिप्लिनेरियर, ये क्या करता है, ये देखता है कि जो आपने सोचा अकॉर्डिंग टू दैट वर्क इज डूइंग और नॉट। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफिसर क्या करता है, स्पीड बॉस, जो क्या करता है, गैंग बॉस होता है, गैंग प्लैंक बोलते हैं जिसको, जो ध्यान देता है सब पे। ठीक है, ये हेड होता है, ये सबका काम चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बोलते हो रिपेयर बॉस, जो क्या करता है, रिपेयर करता है। ठीक है, मशीनरीज का ध्यान रखता है कि वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, एक स्पीड बॉस भी होता है इसमें, जो यहाँ पे क्या बोलता है, स्पीड चेक करता है कि आप लोगों को जितना एक दिन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए बोला है अकॉर्डिंग टू दैट दे आर वर्किंग और नॉट। ठीक है, इंस्पेक्टर, जो इन सारे काम की इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि आपकी कौन सी टेक्निक है यहाँ पे, तो आप लोग बोलोगे कि फंक्शनल फॉरमैनशिप है, हो सकता है उसमें से पूछ लें कि कौन सी टाइप है, प्लानिंग है या फिर प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था थर्ड टाइप जो टेक्निक में आती है वो आती है वर्क स्टडी। यहाँ से भी आपके पास बहुत बार केस स्टडी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से करके जाना ये भी। इसमें बोलते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वर्क स्टडी का, वो किस पे फोकस होगा, काम पे। वर्क स्टडी का मतलब ही क्या है, वर्क से ही दिख रहा है ना, काम पे फोकस रखेंगे कैसे, कह रहे हमारे पास ना कुछ टाइप्स होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। सबसे फर्स्ट आती है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या बोलती है, बेस्ट वे, यू हैव टू चूज द बेस्ट वे, बेस्ट मेथड आपको चूज करना है जिसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोशन स्टडी, जो डिटेक्ट करता है कि कुछ अननेसेसरी टास्क तो नहीं कर रहे। ठीक है, कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो अननेसेसरी और जहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी, इट डिटरमाइन हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डू इन अ गिवन पीरियड। कह रहे जितना आपको टाइम दिया गया था अकॉर्डिंग टू दैट यू आर वर्किंग और नॉट, ये आप टाइम स्टडी में देखते हो। नेक्स्ट कहते हैं फेडिग स्टडी, इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ वर्क। यहाँ पे बोलते हैं कि मान लो लेबर है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी मजदूर काम करते हैं ना, तो पहले आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से काम करते हैं, आधे घंटे का गैप लेके फिर काम करते हैं, फिर काम करेंगे, जब थक जाते हैं फिर गैप ले लेते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर लंच करने के बाद दोबारा गैप लेते हैं। तो उनको ये गैप इसीलिए दिया जाता है ताकि वो आगे जो काम करें वो अच्छे तरीके से करें। करेक्ट, तो यहाँ पे आपके प्रिंसिपल्स भी खत्म हो गए। अब यहाँ से आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है, प्लानिंग। ठीक है, अब मैं प्लानिंग की बात करी, वैसे थर्ड चैप्टर तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा, बट पहले मैंने प्लानिंग ले लिया। ठीक है, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, अभी आपको प्रोसेस में बताया था, वेयर यू आर डिसाइडिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom इट टू बी डन। काम कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इस पे जो केस स्टडी आती है या तो फीचर्स पे आती है या प्रोसेस पे आती है या इसके टाइप्स पे आती है। टाइप्स पे बहुत ही रेयर ही आती है, बट फीचर्स पे ऑलमोस्ट इसकी केस स्टडी आती है, तो इसके फीचर्स प्लीज अच्छे से देख के जाना। आप कहते हो प्लानिंग मतलब जहां आप डिसाइड कर रहे हो काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। तो फर्स्ट जो आपका आता है वो आता है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। कह रहे जो प्लानिंग है ना, उसका मेन फोकस ही यही होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कैसे होगा। फिर कहते हो प्राइमरी आपका, सॉरी प्लानिंग है वो आपका प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन क्यों है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही यही है। मैनेजमेंट का प्रोसेस बोलो या फिर फंक्शन बोलो, कह रहे हो इट इज परवेसिव, परवेसिव मीन्स इट इज एप्लीकेबल एट एवरी लेवल। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब भी आपको पता है कि मतलब चलता ही रहता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इट हेल्प्स इन इन्वॉल्विंग द डिसीजन मेकिंग, बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लेते हो, पहले प्लान करते हो देन यू आर टेकिंग द डिसीजंस। नेक्स्ट कहते हो मेंटल एक्सरसाइज है, यस प्लानिंग के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इट मीन्स इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। करेक्ट, नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस मतलब
प्लानिंग करते कैसे हो, शुरुआत कैसे होती है? तो सबसे पहले बोलते हैं सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। मैंने सोचा मुझे काम करना क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं पढ़ा क्यों रही हूँ। तो फिर उसके लिए मैंने कुछ प्रेमिसेस डिसाइड करे। हो सकता है अर्निंग प्रोसेस हो सकता है मुझे अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है, हो सकता है मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ। तो अब जितने मैंने प्रोमिसेस अपने लिए सोचे हैं, अब मैं आइडेंटिफाई करूंगी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, मैंने अपने लिए प्लान डिसाइड करा, ABCD। ठीक है, उनको मैं इवेल्युएट करूंगी कि मेरा एक्चुअल में मोटिव क्या है, मुझे काम किस लिए करना है। जब मैं उसको इवेल्युएट कर लूंगी तो उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव। ठीक है, जो जो सोचा मैंने आइडेंटिफाई करा, इवेल्युएट करा, देन आई विल सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी, मतलब उस काम को करना शुरू करूंगी, एंड आफ्टर दैट वी कैन फॉलो अप। फिर उसके बाद फॉलो अप लेंगे कि काम सही से हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो एक बार प्रोसेस भी पढ़ के जाना, इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ही आता है। नेक्स्ट कहते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की देखो सिर्फ दो ही टाइप होती हैं। ठीक है, एक होती है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब वो प्लान जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, और कुछ टाइम बाद जब वो आपका प्लान कंप्लीट हो जाता है, जिसलिए आपने प्लान बनाया, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद उस प्लान को आप स्टॉप कर देते हो। ठीक है, सिंगल यूज प्लान आर यूज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, इसमें आपका बजट आता है, प्रोग्राम्स आते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान मतलब वो प्लान जो आप बार बार यूज करते हो, जो आपने स्टार्टिंग में बना दी। ठीक है, रूल्स हो गए, मेथड्स हो गए, प्रोसीजर हो गया, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे काम करने के लिए, क्या पॉलिसीज हैं, किसके अंडर है कि आपको काम करना है, ये आप स्टार्टिंग में बना लेते हो और ये आप बार बार चेंज नहीं करते हो। ये आपका स्टैंडिंग प्लान होता है और ये आपका सिंगल प्लान होता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। इस चैप्टर में से वैसे चैप्टर नंबर 3 है, बट अभी स्लाइड्स के अकॉर्डिंगली मैं इसको बोल सकती हूँ कि चैप्टर नंबर 4 है। और इस चैप्टर 4 में से मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आपका क्वेश्चन आता है डायमेंशंस में से। ठीक है, कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट में ना आपको डायमेंशन देखना होता है कि कौन सा डायमेंशन है। 100% क्लियर है, केस स्टडी आएगी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से। ठीक है, वो भी आपके डायमेंशंस के ऊपर आएगी, बट फिर भी एक बार इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। पहले बिजनेस एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, कह रहे वो फैक्टर्स इंटरनली और एक्सटर्नली जो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करती हैं, वो हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, कह रहे आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी। कह रहे हैं जो इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, वो हमें हेल्प करता है किसी नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में। ठीक है, एग्जाम्पल इसके लिए सबसे बड़ा मैं बार बार देती हूँ जियो का। ठीक है, जियो की सिम किस टाइम पे आई थी, जब एयरटेल ने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए थे। जियो ने क्या करा था, पहले फ्री में सिम दी, फिर 3 महीने के लिए रिचार्ज बोला, सॉरी साल के लिए बोला, फिर 3 महीने के लिए बोला, और सबसे कॉस्टली इस टाइम पे जो रिचार्ज चल रहा है वो आपका जियो का चल रहा है। इट मीन्स उसने क्या करा, पहले आया, पहले एडवांटेज ले लिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थ्रेट, ये क्या करता है, हमारी जो भी प्रॉब्लम आने वाली होती है ना, उसको पहले से ही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, कह रहे हैं आपको हेल्प करता है कि कोई प्रॉब्लम आए उसको पहले ही स्कैन कर लो और उसके लिए अपने आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, अगर आप कुछ भी चीज प्लान कर रहे हो या पॉलिसीज कर बना रहे हो, तो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के बनाते हो। ठीक है, जो मेन मैंने आपको टॉपिक बोला था वो आपका यही है। कंपोनेंट भी बोल सकते हो, डायमेंशन भी बोल सकते हो, और इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ये एक्सटर्नल वाला। करेक्ट, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये आपके कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, प्लस आप लोग क्या बोलते हो कि आपके डायमेंशंस है। ठीक है, डायमेंशंस में आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, एक आपको दे रखा है सोशल, एक पॉलिटिकल, एक टेक्नोलॉजिकल और एक लीगल। इसको लर्न करने का सबसे बेस्ट वे यही है, सबसे सिंपल सी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स मतलब आप 12th के स्टूडेंट्स हो, ऑब्वियसली कॉमर्स पढ़ रहे हो। ठीक है, कॉमर्स में आपने ना माइक्रो मैक्रो की बुक पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जो भी आपको मैक्रो या माइक्रो की बुक से रिलेटेड दिखे ना, मतलब इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड, सप्लाई, ऐसा कुछ भी दिख जाता है, तो आप वहां पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट लिख देना बिना सोचे समझे। ठीक है, जहां पे कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी की बात करें, वहां पे आप सोशल इन्वायरमेंट लिख देना। और जहां पे हमारी पॉलिटिक्स की बात करें ना, हमारी सरकार की बात करें बार बार, तो वहां पे आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट लिख देना।
और जहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी की बात करें कि मशीनरी अपग्रेड करवाई उन्होंने, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट लिख देना। और जहाँ पे लॉज की बात करी जाए वहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट रख देना। 3 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है, केस स्टडी आती है, वो आपके एक्सटर्नल से आती है, और इसमें आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आपके पास 3 मार्क्स की केस स्टडी आएगी ही आएगी, तो 3 मार्क्स यहाँ से तो बिल्कुल पक्के करके चलो। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में बताया ही था, जहाँ पे आप लोग क्या करते हो, इकट्ठा करते हो रिसोर्सेस को। पहले आप काम देखते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या, ठीक है। एक बार ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखते हैं, थॉरोली देखते हैं कि होता क्या कह रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि मेरी कंपनी क्या, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं ना काम बांट देती हूँ। ये काम होगा, रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा, उसको बनाने के लिए भी कोई चाहिए, ठीक है, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको सेल करने के लिए भी चाहिए। जब मैंने ये देख लिया तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, डिपार्टमेंट बना देती हूँ, मुझे कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट बनाने के बाद मैं ड्यूटीज भी असाइन कर देती हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम होगा, और उसके बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता देती हूँ कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये इसके प्रोसेस में आता है। कह रहे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम लोग काम को डिवाइड करते हैं, देखते हैं काम क्या है, फिर उसके बाद काम को डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब डिपार्टमेंट बांटते हो। 2 तरह से के स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आपके 2 स्ट्रक्चर्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर आता है वो आपका आता है, एक डिविजनल आता है और एक फंक्शनल आता है। वो आगे डिस्क्राइब करूंगी, बट इतना ही ध्यान रखो, डिपार्टमेंट में आप डिवाइड कर देते हो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है, डिविजनल है या फिर फंक्शनल। फिर उसके बाद ड्यूटीज असाइन कर देते हो। फिर उसके बाद आप ये डिसाइड करते हो हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड टू whom, हु इज द सुपीरियर एंड हु इज द सबऑर्डिनेटर्स। अब हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की, है ना, कि स्ट्रक्चर क्या होता है। कह रहे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ठीक है। अगर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं तो इनके अंदर सारे डिपार्टमेंट भी इनके अपने अपने होंगे, ठीक है। इसके पास भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेम इसके पास भी होगा, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ ऐसा फॉर्मेट रहता है तो इसको आप क्या बोलते हो, डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हो। ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, जहां पे आपके पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, ठीक है, और उनके अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेयर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, जहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, एंड इज प्रोड्यूसिंग द मोर देन द वन प्रोडक्ट, और जहाँ पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है वो आपका डिविजनल होता है। और फंक्शनल मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं बस, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। अगर ऐसा कुछ है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, तो वो आपका कौन सा हो गया, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद ना इसमें एक टॉपिक आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है काम को बांटना, ठीक है। मान लो जैसे ये एक बेंगल है, ठीक है, इसके अंदर एक और बेंगल डाल दी मैंने, बस 2 ही है। ये डेलीगेशन होती है, मतलब प्रिंसिपल है आपके, ठीक है, आपके स्कूल का एग्जांपल लेते हो, प्रिंसिपल है, ठीक है, उनको 10 डेज की ना लीव के लिए कहीं जाना है अर्जेंटली, तो वो क्या करते हैं, जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं ना, उनको अपनी सारी अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ दे के चले जाते हैं, कहते सर आपको ही सब कुछ संभालना, ठीक है। तो वो क्या होता है, डेलीगेशन होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब पावर सबके हाथों में डिवाइड कर दी जाती है, वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और डेलीगेशन जब पावर फ्यू हैंड्स में होती है, सिर्फ एक के ही दिया, मतलब 2 जनों के बीच की बात है, ठीक है, 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एंड इट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड। जब आप ये किसी शॉर्ट पीरियड के लिए किसी को देते हो तो वो डेलीगेशन होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को काम सौंपना, अथॉरिटी मतलब किसी को पावर देना, और जब आप दोनों चीजें किसी को इक्वली देते हो तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, देन यू आर अकाउंटेबल। तब आप उनसे पूछ सकते हो कि काम आपने किया तो ठीक है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, करेक्ट। नेक्स्ट आपका आता है स्टाफिंग।
स्टाफिंग मतलब हायरिंग करना, ठीक है, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना, ऑर्गेनाइज कर लिया, डिपार्टमेंट बना लिए, प्लान कर लिया, अरे भाई काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए, ठीक है। तो स्टाफिंग है ना, ये आपका पहली बात तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो स्टाफिंग है वो पॉजिटिव प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या करते हो, आप कहते हो हमें राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना है। इससे क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज होंगे, और हेल्प इन कंपीटिंग, और ये हमें हेल्प करेगा जो हमारा कंपटीशन है आगे उसको कंप्लीट करने में, और आपको इम्प्रूव करेगा जॉब सेटिस्फेक्शन एंड द मोरल ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड भी होंगे। नेक्स्ट आता है स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है। कह रहे हम हायरिंग करते कैसे, अभी तक आप बोल रहे हो कि स्टाफिंग का मतलब जहाँ पे हम लोग हायरिंग करते हैं, कह रहे हायरिंग करते कैसे हो, तो फर्स्ट आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर, मतलब मैनेजर यहाँ पे देखता है कि उसको कितने एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। वर्क एनालिसिस, पहले वो काम देखता है कि काम ज्यादा है, ठीक है, काम ज्यादा है और जो वर्कर्स हैं वो कम है। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, वो एनालाइज करेगा कि काम एक्चुअल में ज्यादा है, ठीक है, और वर्कर्स कम है, इट मीन्स मेरे को यहाँ पे कुछ पर्सन चाहिए जो मेरे यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब बहुत सारी ना पोस्ट निकाल देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए, फिर उसके बाद हम ना उसका सिलेक्शन करते हैं, उसका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। जब इंटरव्यू ले लेते हैं तो उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं, उसको उसकी जॉब दिखाते हैं, सब लोगों से मिलवाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके स्टाफिंग वाले चैप्टर का है, और इसमें से आपके पास स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स आते हैं स्टाफिंग, स्टाफिंग के कंपोनेंट्स में से क्वेश्चन आएगा, तो रिक्रूटमेंट में से ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिक्रूटमेंट की टाइप इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, या फिर ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करते हो तो कैसे प्रोवाइड करते हो। यहाँ से सिर्फ आपके 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। और जो 3 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग में से ही आएंगे, तो कंपोनेंट्स भी इट मींस आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, करेक्ट। रिक्रूटमेंट की बात करूं, रिक्रूटमेंट जहां पे हम लोग एम्प्लॉय को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे यहाँ पे अप्लाई करें, ताकि जितने ज्यादा अप्लाई करेंगे ना उतना मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा कि मैं बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करूं। अब सिलेक्शन करने के लिए भी भाई जो मेरे पास एप्लीकेशन बोल रहे हो या फिर आप बोल रहे हो जो आपके पास सीवी आते हैं वो आएंगे कहाँ से, ठीक है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कह रहे रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास सीवी कहाँ से आएंगे, तो मैंने बोला हमारे पास ना 2 टाइप होती हैं, या तो मैं अंदर से ही ऑर्गेनाइजेशन में से किसी को उठा लूं, या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करवा लूं। इंटरनल सोर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉयज को हायर कर लेना, लाइक उनको प्रमोशन प्रोवाइड कर दो, ठीक है, अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको प्रमोशन दे दो, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि उसको आने जाने में दिक्कत हो रही है, या फिर अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो किसी और डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता है तो उसकी ट्रांसफर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं एम्प्लॉय रेफरेंस, मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं ना आप उन्हीं को ही बोलते हो कि आपके इधर कोई है जो जॉब करना चाहता है, ठीक है। इंटरनल जॉब पोस्टिंग, अंदर ही पोस्ट निकाल देते हो, ठीक है। तो ये सारा आपका इंटरनल सोर्स में आता है, इसमें आप प्रमोशन, ट्रांसफर लिख सकते हो, और डिमोशन भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। डिमोशन मतलब जिसको काम नहीं आता ना तो उसको नीचे वाली पोस्ट पे भेज देते हो, तो वो आपका डिमोशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सोर्स, कह रहे बाहर से लोग कैसे आएंगे। इसमें आपके एक आती है डायरेक्ट कॉलिंग, जहाँ पे आपने देखा है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना उनके गेट पे लिखा होता है, ठीक है, एम्प्लॉय वांटेड, या फिर किसी वर्कर की आवश्यकता, ऐसा कुछ लिखा दिखता है, तो वो आपका डायरेक्ट कॉलिंग में आता है, जहाँ पे एक मशीन, जहाँ पे एक इंडस्ट्री के बाहर जो गेट होता है उसके बाहर लिखा होता है कि लेबर की आवश्यकता, तो वो डायरेक्ट कॉलिंग होता है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग, जहाँ पे आप लोग जो पोस्ट करते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर में डालते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, ठीक है, वो आपका एडवर्टाइजिंग होता है। एम्प्लॉय रेफरेंस मतलब जहाँ पे आप एम्प्लॉयज को बोलते हो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड, कलीग, फैमिली मेंबर, दो एनीवन हु वांट टू डू द जॉब इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ पे हमारी जो कंपनीज होती हैं वो कॉलेजेस में जाती हैं और जो फ्रेश कैंडिडेट्स होती हैं उनको लेके आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय एजेंसीज, मतलब प्लेसमेंट ऑफिस आपके बारे उनके बारे में आपने सुना ही होगा, जहाँ पे
जिसको जॉब चाहिए वो भी जाता है और कंपनीज भी जाती हैं, ठीक है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दैट्स इट। जॉब फेयर्स लगते हैं, ठीक है, और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, पोस्टिंग जॉब ओपनली, ओपनिंग और प्रोफेशनल एसोसिएशंस वेबसाइट, कह रहे जब आप प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे अपनी कंपनी की वैकेंसीज डालते हो कि आपके पास यहाँ पे वैकेंसीज है, करेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस। एक आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट था जो आपने कंप्लीट कर लिया स्टाफिंग में। यहाँ से क्वेश्चन आता है इंटरनल और एक्सटर्नल में से, यहाँ से आपके पास प्रोसेस आ सकता है सिलेक्शन का। प्रोसेस में क्या होता है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, मतलब जो आपके पास बहुत सारे सीवीज आए होंगे ना, उनमें से आपको कोई वो सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू यू जो सही होंगे। फिर उनके बाद ना आप सिलेक्शन टेस्ट लेते हो जहाँ पे उनका आईक्यू लेवल चेक करते हो, ठीक है, और उनके और भी टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप उनके ट्रेड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट लेते हो। अगर उसने इस स्टेज में टेस्ट पास कर दिया तो जो एक एचआर डिपार्टमेंट का हेड होता है, ठीक है, उनका मैनेजर हो गया, और जिसको एक्चुअल में एम्प्लॉय चाहिए उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, ये दोनों मिलके इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। अगर उस पर्सन ने इंटरव्यू क्रैक कर दिया, अगर उसने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, तो आप उसका बैकग्राउंड चेक करते हो, ठीक है, कि वो काम पहले कहाँ करता था, वहां से जॉब छोड़ रहे तो क्यों छोड़ रहे, ठीक है। जब ये चेक हो जाता है तो सिलेक्शन का डिसीजन होता है कि रखना है या नहीं रखना। अगर आप रेडी होते हो उसको रखने के लिए तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हो, मतलब आई टेस्ट हो गया, या फिर और देखते हो कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, जो उसकी जॉब से उसकी हेल्थ को और इश्यू क्रिएट कर दे, तो इसलिए आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हो। जब मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाता है तो आप उसको ना ऑफर करते हो जॉब कि ठीक है हमें आप पसंद हो, हम आपको इतनी स्केल पे रख रहे हैं। अगर वो पर्सन रेडी होता है, नेगोशिएशन वगैरह हो जाती है, तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो प्रोसेस ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मतलब कि ये आपका थर्ड एलिमेंट है रिक्रूटमेंट में, सॉरी जो आपका स्टाफिंग का है उसमें आपका थर्ड कंपोनेंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे आप बोलते हो कि एम्प्लॉय को अच्छा काम करने के लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ठीक है। ट्रेनिंग मतलब जो हेल्प करेगा उसके स्किल्स, उसकी नॉलेज और उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने में, जो उसकी हेल्प करेगा कि वो अच्छे से काम कर सके, करेक्ट। और डेवलपमेंट मतलब उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ठीक है, आगे के टाइम तक के लिए उसकी ग्रोथ के लिए जब काम करते हैं तो वो डेवलपमेंट में होता है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, कि आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कैसे करते हैं। कह रहे हैं या तो हम उनसे काम करवा के उनको सिखा दें, या तो ऑफ जॉब ट्रेनिंग हो। ऑन जॉब ट्रेनिंग जब उनको आप खुद से अपने पास बुला के काम करते करते उनको काम सिखाते हो तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहले आते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम में क्या होता है, एम्प्लॉय आपके पास आता है, ठीक है, मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर उसको काम करना सिखाता है। जब वो काम करना सीख जाता है तो मैनेजर सारा काम उसको दे देता है, वो अप्रेंटिसशिप होती है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है जो कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, जब उनका ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर होता है तो उनको इंटर्नशिप पे जाना पड़ता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी में वो काम होता है या नहीं होता, तो वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एक होती है जॉब रोटेशन, मतलब कि आप इस बैंकिंग सेक्टर में लो तो अगर आप फ्रंट डेस्क पे हो तो आपको कैश डिपार्टमेंट में बिठा देंगे, ठीक है, कैश देखोगे कैसे काम होता है। जब कैश वाले को हम लोग दूसरी सीट पे बिठा देते हैं तो इट मीन्स जॉब रोटेशन होती है, जिससे आपको काम करना आ जाता है, आपको अपनी कंपनी के सारे काम करने आते हैं, ठीक है। ऑफ जॉब ट्रेनिंग की बात करूँ तो कह रहे हैं जहाँ पे हम उन्हें काम नहीं करते, बस बिठा के उनको सिखाते हैं कि काम होगा कैसे। इनमें से आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका वेस्टिब्यूल से आता है, ऊपर की 3 आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी बता देती हूँ। स्पेशल लेक्चर जब आपको सेमिनार रूम में बिठा के आपको समझाया जाता है कि काम ऐसे होता है ऐसे होता है, या फिर कुछ रोल प्लेइंग एक्टिविटीज करवाते हैं कि ये सिचुएशन होगी तो काम कैसे करोगे, ठीक है, कुछ केस स्टडीज आपके आगे रख दी जाएंगी, उनको सॉल्व करो, ठीक है। वेस्टिब्यूल मतलब जहाँ पे कुछ मॉडल का यूज करके, मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट का यूज ना करके, बट कुछ ऐसे डमीज वगैरह क्रिएट कर देते हैं जिनके थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, वो आपका ऑफ जॉब ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। यहाँ पे हमारा प्लानिंग हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया,
स्टाफिंग हो गया। अब नेक्स्ट जो टाइप आ रही है मेरी, आ रही है डायरेक्टिंग, जहाँ पे मेरे को अब मैनेजर को काम करवाना है। मैनेजर का काम बस यही नहीं होता गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी, जस्ट सेट काम हो गया, इंस्ट्रक्शन दे दी काम हो गया, नहीं। मैनेजर का काम होता है सुपरवाइज करना, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, ठीक है, किस तरह से उनसे काम करवाएगा, क्या कम्युनिकेशन के टूल यूज करेगा, ये सब मैनेजर का काम होता है। और आपका जो क्वेश्चन है राइज होता है डायरेक्टिंग में, वो एलिमेंट्स में से होता है। एलिमेंट्स में भी बता देती, सुपरविजन में से इतना नहीं आता। क्वेश्चन आएगा मोटिवेशन में, ऐसे आएगा। मोटिवेशन में भी जो क्वेश्चन आएगा आपका या तो हायरार्किकल प्रोसेस से आएगा, वो तो श्योर है कि हायरार्किकल प्रोसेस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका टाइप में से आएगा, मोटिवेशन में कि आप एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे करते हो। तो स्टार्ट करते हैं आपका डायरेक्टिंग का चैप्टर। तो सबसे पहले सुपरविजन। सुपरविजन जहां पे मैनेजर सुपरवाइज करता है अपने एम्प्लॉयज को, कि एनालाइज करता है कि वो कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, अपने काम को कैसे कर रहे हैं, वो सुपरविजन होता है। अब मोटिवेशन की बात करी थी, जहां पे एम्प्लॉय ना अपने काम से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता, बट मैनेजर ट्राई करता है कि वो अपने एम्प्लॉय से ना अच्छे से काम करवाए। वो कहते हैं ऐसे क्या करोगे कि वो अच्छे से काम करेगा। तो आप कह रहे हो कि हमारे पास ना कुछ प्रोसेस होता है जहाँ पे हम एम्प्लॉय की सबसे पहले उसकी बेसिक नीड कंप्लीट करते हैं। जब आप 12th के बाद या फिर कॉलेज के बाद जब फर्स्ट टाइम जॉब के बारे में सोचते हो ना, तो यही सोचते हो कि यार एक ऐसी नौकरी चाहिए जो मेरी बेसिक नीड पूरी कर दे। बेसिक नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथ, ठीक है। वो आपकी साइकोलॉजिकल नीड होती है, जहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी बेसिक नीड कंप्लीट हो। जब आपको इतनी सैलरी मिल जाती है तो आप कहते हो यार ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे मुझे सिक्योरिटी मिले, ठीक है, कोई मुझे नौकरी से निकाले ना। जब आपकी वो नीड कंप्लीट हो जाती है तो फिर आते हो आप सोशल नीड पे, बिलोंगिंगनेस पे, जहाँ पे आप कह रहे हो कि यार पैसे तो बेशक थोड़े मिल जाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे बने। तो वो आपका आता है बिलोंगिंगनेस या फिर सोशल नीड, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं स्टीम नीड, जहाँ पे आप कह रहे हो यार नौकरी भी मिल गई अच्छी, सिक्योरिटी भी है, फ्रेंड जोन भी अच्छा है, बट इतने साल से काम कर रहा हूँ, बट आई वॉन्ट कि मुझे पोस्ट मिले, ठीक है। यहाँ पे आप चाहते हो कि आपको पोस्ट मिले, ठीक है। जब आप पोस्ट की बात करते हो तो स्टीम नीड होती है, ठीक है। फोर्थ और जो लास्ट आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आप बचपन में जो सपना देखते हो ना, जो आपका पूरा हो जाता है, इट मीन्स आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच गए। इसके आगे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आएगा केस स्टडी से, यही आएगा कि आपको 3-4 पॉइंट दे दिए जाएंगे और वहां पे पूछा जाएगा मोटिवेशन में से जो आपके पास हायरार्किकल मॉडल था उसमें से कौन सा यहाँ पे सही बैठता है। तो ये मॉडल बहुत अच्छे से करके जाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ मोटिवेशन। अब कह रहे मोटिवेट करोगे कैसे? कहते हो भाई दो टाइप होती हैं, या तो बंदा पैसे से मोटिवेट होता है या फिर नॉन मॉनेटरी, ठीक है। इसको फाइनेंशियल भी बोल सकते हो और नॉन फाइनेंशियल भी, मॉनेटरी भी और नॉन मॉनेटरी। मतलब मॉनेटरी पैसों से रिलेट करेगा, ठीक है, और नॉन मॉनेटरी जो फाइनेंस से रिलेट नहीं करेगा। अब कह रहे हैं मॉनेटरी में क्या आता है, पैसे से कैसे रिलेट करोगे? पे अलाउंस, कह रहे हैं जब आप उनकी सैलरी अच्छी दोगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, जहां पे आप कह रहे हो जितना आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो वेजेस रेट हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मतलब जब आप रिटायर हो जाओगे तब भी आपको ना पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पीएफ डिडक्ट होता है, वो कब मिलता है? एट द एंड यू गेट दैट। कह रहे बोनस जो साल में एक बार मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, कह रहे हैं एम्प्लॉयज अगर अच्छा काम करेंगे ना तो जितना भी प्रॉफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो सारा हम किसको देंगे? हमारे एम्प्लॉयज को देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट आता है नॉन मॉनेटरी, मतलब जो पैसों से रिलेट नहीं करता। कह रहे हमें पैसा नहीं चाहिए, बट कुछ लोग चाहते हैं कि यार पोस्ट के भूखे होते हैं, सॉरी टू से, बट कुछ लोग होते हैं जिनको पोस्ट चाहिए होती है, ठीक है, स्टेटस चाहिए होता है जिनको। कह रहे सैलरी कम मिल जाए चल जाएगा, बट पोस्ट जरूर चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब कि आप कह रहे हो कि सैलरी एक बार कम मिलेगी चल जाएगी, बट वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे आपका काम करने का मन करे, ठीक है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे मेहनत करने से आगे मेरी ग्रोथ है कंपनी में, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो होते हैं कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है कि कोई हमें ना यहाँ से निकाले ना, ठीक है, हम यहीं पे फिक्स हो जाए। तो ये आपकी नॉन मॉनेटरी टाइप होती है जहां पे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है लीडरशिप।
के 2 कंपोनेंट हो गए। थर्ड आता है लीडरशिप। लीडर कौन होता है? जो गाइड करता है एम्प्लॉय को, काम कैसे करना है वो सब। आपके यहाँ से जो केस स्टडी आती है वो इस 3 टाइप्स पे आती है, स्टाइल्स पे आती है। जो पहली आती है ऑटोक्रेटिक, जहाँ पे आपका लीडर होता है, ठीक है, आपका लीडर आप लोगों से काम करवाता है, उसके नीचे अंडर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो भी डिसीजन लेगा उनका लीडर लेगा, वो आपकी ऑटोक्रेटिक टाइप होती है। नेक्स्ट आती है आपकी डेमोक्रेटिक, जहां पे पावर्स सबके पास डिवाइड होती है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि इसके पास पावर है, अब ये क्या कर रहा है, ये सबको पावर दे रहा है, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, सबको पावर दे दी उसने, ठीक है, वो आपकी डेमोक्रेटिक होती है। और फ्रीडम कह रहे हैं जहां पे जो हमारा हेड है उसके पास पावर तो है, बट वो उस पावर का यूज नहीं करता। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देता हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ, काम कैसे करना है, ठीक है, बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें बस काम कंप्लीट करना है, चाहे कैसे मर्जी करो, ठीक है, ये आता है आपका फ्री रेन में। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। खैर कम्युनिकेशन मतलब अब बात भी तो करनी है ना, बात कैसे करोगे, ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो आप लोग बोलते हो मैम एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। नो, आप इसको इसका प्रोसेस बोल दो, ठीक है, या फिर आप लोग बोल दो कि एलिमेंट्स हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। द सेंडर हु सेंड द मैसेज, मैसेज सेंड करने के बाद इनकोडिंग करते हैं, मतलब जो अपने जो सेंडर है ना पहले अपने माइंड में मैसेज सोचता है कि मुझे भेजना क्या, वो मैसेज प्रिपेयर करता है, फिर एक चैनल डिसाइड करता है, अकॉर्डिंग टू दैट वो मैसेज को भेजेगा। अब वो मैसेज जाएगा रिसीवर के पास, रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को इनकोड करेगा, मतलब अपनी लैंग्वेज में समझेगा कि सेंडर ने उसको क्या भेजा। जब उसको समझ आ जाएगी तो वो क्या करेगा, दोबारा से ऊपर जाएगा, सेंडर को रिवर्ट दे देगा, ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। अब कह रहे हैं जो हम बातें करते हैं ना दो तरह की होती है, या तो फॉर्मल वे में होती है या इनफॉर्मल वे में। कह रहे फॉर्मल वे में वो होती है कम्युनिकेशन जो हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, या तो डाउनवर्ड होती है, मतलब जो सुपीरियर होता है वो सबऑर्डिनेटर्स को इंस्ट्रक्शन देता है, या तो अपवर्ड होती है। अपवर्ड मतलब जहाँ पे जो हमारे सबऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, उनको अगर एम्प्लॉयज को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो अपने सुपीरियर को प्रॉब्लम्स बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जैसे ये मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, इसको परचेज डिपार्टमेंट में बात करनी है, ठीक है, तो ये दोनों है मैनेजर, ये सेल्स मैनेजर है, ये डिपार्टमेंट मैनेजर है, ठीक है, या फिर मैं प्रोडक्शन मैनेजर बोलूं, जब ये दोनों बात करेंगे सेम लेवल पे तो वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, एक वर्टिकल होती है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल होती है। नेक्स्ट आती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे हम लोग कोई हायरार्किकल प्रोसेस फॉलो नहीं करते एक दूसरे से बात करने में, इसमें आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन आते हैं, जहाँ पे रूमर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं, अफवाहें फैलती हैं जो, ठीक है। सोशल इंट्रैक्शन मतलब जो ब्रेक्स टाइम में लिए जाते हैं या फिर इनफॉर्मल मीटिंग में जो हम लोग मिलते हैं, इसमें जस्ट यही 2 ही आपकी आएंगी, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। उसके बाद बैरियर्स की बात कर रहे हैं, कह रहे यार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके में बता देती हूँ। एक होता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर मतलब कि जहाँ पे आपको बोला कुछ और जाता है और आप लोग समझ कुछ और लेते हो, ठीक है, क्या कह रहे हो, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, मतलब कि आपको मैसेज समझने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, या तो किसी को मैसेज समझाना नहीं आता, बैडली एक्सप्रेस हो सकता है, उसको बात को अपना एक्सप्रेस ना करना आता हो, ठीक है, या फिर आपने डिफरेंट सिंबल्स यूज कर लिए, ठीक है, फॉल्टी ट्रांजेक्शन हो सकती है, जिसने आपको मैसेज पहुंचाया अनक्लियर दिया, आपने जार्गन यूज करे जो सामने वाले को समझना है, या फिर बॉडी लैंग्वेज आपने डिफरेंट यूज करी वाइल यू आर एक्सप्लेनिंग और वाइल यू आर स्पीकिंग। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जब हम ना अपने माइंड में ना पहले से एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ आप बच्चों का, ठीक है, आपकी क्लास में एक टीचर आई, दिखने में बहुत रूड सी थी बट बहुत पोलाइट थी, आपने उसको देखते ही अज्यूम कर लिया कि यार ये जो टीचर है ना बहुत ज्यादा सड़ियल सी है, ठीक है, बहुत ज्यादा रूड होगी, बट आपने क्या करा, पहले से ही अपने माइंड में एक साइकोलॉजी बना ली, जहां पे आपने सोच बना ली कि वो टीचर अच्छी हो गई नहीं, ठीक है। द इमोशनल और द मेंटल स्टेट रिलेटेड टू द बैरियर यूजिंग टू द मिसमैच बिटवीन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ मैसेज, ठीक है। कभी कभार आप क्या करते हो, प्री मेच्योर इवेल्युएशन, पहले से ही अपने माइंड में सोच लिया, लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान से सुनते नहीं हो पूरी बात को, ठीक है, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड द पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रस्ट, मानते नहीं हो,
ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। कह रहे जो भी दिक्कत आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, चाहे उसके रूल्स रेगुलेशन में हो, चाहे उसके स्ट्रक्चर में हो। ठीक है, उनकी पॉलिसीज में हो सकती है, उनके स्ट्रक्चर में हो सकती है, उनकी फैसिलिटीज में होती है, उनकी रूल्स रेगुलेशन में हो सकती है। नेक्स्ट आता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर मतलब जब सबऑर्डिनेटर्स को ना ये डाउट होता है कि जो मेरा सुपीरियर है वो मेरी बात सुनेगा ही नहीं। Lack of the proper incentive. Subordinators may find it useless to communicate their superior in the absence of their incentive. जहाँ पे जो superior होते हैं ना वो कह रहे हैं यार क्या फायदा इससे बात करने का, ठीक है, हमें कौन सा पैसे मिलेंगे, तो वो ये वाली चीज होती है। ठीक है, lack of the confidence of the superior in his subordinators. जहाँ पे superior को ये लगता है कि यार मेरे जो subordinators है ना उनको तो काम करना आता ही नहीं है। ठीक है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट व्हेन द सबऑर्डिनेटर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ द गुड आउटकम। जहाँ पे जो सबऑर्डिनेटर्स होते हैं ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उसकी जो आउटकम आएगी, जो वो बताएगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये आपके कुछ बैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब आपका लास्ट चैप्टर आता है वो आ रहा है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में मैं बता देती हूँ क्वेश्चन जो आपका अराइज होता है ना, एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से, और वो क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपकी प्लानिंग है ना वो आपकी कंट्रोलिंग से कैसे रिलेट करती है, या फिर जो आपकी कंट्रोलिंग है वो प्लानिंग से कैसे रिलेट करती है। बस इधर से यही क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी इसके एक बार फीचर देख लेते हैं। कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एज विदाउट द प्रॉपर कंट्रोलिंग ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर मीनिंगलेस। कह रहे देखो प्लानिंग में आपने क्या करा, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ठीक है, जहां पे आपने सोच लिया मुझे ऐसा काम करना है। जब आप कंट्रोलिंग करोगे नहीं, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, उसके बाद चेक ही नहीं किया कि आपने काम सही से किया या नहीं किया, तो प्लानिंग भी यूजलेस है। ठीक है, कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, एज विदाउट द प्रॉपर कंट्रोलिंग ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर यूजलेस। कह रहे जो कंट्रोलिंग है ना वो गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट करा अकॉर्डिंग टू दैट अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप क्या करोगे, कुछ एक्शंस लोगे जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। ठीक है, फिर कह रहे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यस ये चलता रहता है, बीच में नहीं रुकेगा, परवेसिव है, यस हर लेवल पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है यहीं से ही क्रिएट होता है कि जो आपकी प्लानिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग है एज वेल एज द बैकवर्ड लुकिंग है। क्यों, क्योंकि प्लानिंग में आप लोग क्या करते हो, आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, राइट, और कंट्रोलिंग में क्या करते हो, मेजर करते हो काम अकॉर्डिंग टू दैट हुआ या नहीं हुआ। कंट्रोलिंग में जब आपने पीछे देखा, अपने स्टैंडर्ड को चेक करा, इट मीन्स आपने बैकवर्ड देखा, इट मीन्स इट इज बैकवर्ड लुकिंग। ठीक है, और आपने स्टैंडर्ड चेक करके अपनी परफॉर्मेंस मेजर करी और इसको इम्प्रूव करा, इट मीन्स आप फॉरवर्ड लुकिंग कर रहे हो, मतलब आगे की साइड देख रहे हो। तो इसका मतलब कि जो आपकी कंट्रोलिंग है वो आपकी बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं, इट हेल्प्स टू मेंटेन द ऑर्डर एंड द डिसिप्लिन। ये हेल्प करती है आपको डिसिप्लिन क्रिएट करने में, करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में। ठीक है, एक्यूरेट डिसीजन लेने में हेल्प करती है कंट्रोलिंग। ठीक है, मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को कि वो काम अच्छे से करें, क्योंकि उनको पता है उनकी परफॉर्मेंस मेजर होती है, करेक्ट। और कह रहे हो इट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन एज एवरी एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू सेट टारगेट। कह रहे ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो ये था आपके टोटल जो क्वेश्चंस थे। ठीक है, रिलेशन भी मैंने आपको बता ही दिया कि क्या रिलेशन होता है, इनसेपरेबल है। ठीक है, कि एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, दोनों रिलेट करते, दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है और इंटर लिंक है। ठीक है, प्लानिंग मीनिंगलेस है कंट्रोलिंग के बिना, जब तक आप स्टैंडर्ड जो सेट करा उसको चेक ही नहीं करोगे तो प्लानिंग यूजलेस। ठीक है, और कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड ब्लाइंड, और कह रहे कंट्रोलिंग भी कुछ भी नहीं है जब तक आप उसके लिए प्लान नहीं करोगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। यही था आज की वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको टोटल ओवरऑल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक माय वीडियो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।